हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीबीजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में लगे बोर्ड एग्जाम में लगे पेपर की, और साथ ही मेरे द्वारा डाले गए वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन पेपर्स बनाया था उसकी बात करेंगे। आप देख भी रहे होंगे कि मैं मेरा मॉडल पेपर और उसके साथ ही हमारे आरबीएससी पैटर्न का जो मेन पेपर है वो दिखा रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे अच्छा बताया, कुछ ने कमियां बताई। मैं उन सभी को थैंक्स करना चाहूँगा कि इतना कुछ बताने के बाद या कमियां निकालने के बाद फिर भी उन्होंने मेरे वीडियोस देखे, इसके लिए मैं थैंक्स। इसके साथ ही जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था उसमें 90% से अबव क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। कुछ ने कहा कि ये तो चैप्टर्स के पीछे से जो डाले गए हैं वो सरलीकरण के माध्यम से गवर्नमेंट ने अब की बार दिए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैंने 8-9 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस और 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स बनाने के आधार पर जो मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं वही क्वेश्चन लगभग 3 साल से पुटअप किए जा रहे हैं। 80 से 70% क्वेश्चन विदाउट डाउट के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं अब इसकी कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, और मैं उनको भी सेटिस्फाई करना चाहूँगा जिन्होंने कहा है कि क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ही बात कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे इस बोर्ड एग्जाम में वो है अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का अर्थ बताएं। अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय बताएं, ये क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर में। फर्स्ट ही क्वेश्चन है, प्लेटो व अरस्तु के न्याय संबंधित विचारों से अवगत कराएं। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें अरस्तु है। तो अरस्तु हम अगर याद करते हैं तो उसके जो विचार हैं वो भी हमें याद होने चाहिए। अरस्तु के 2, सुधारात्मक और वितरणात्मक, इसमें केवल वितरणात्मक पूछा तो ये क्वेश्चन पुटअप किया गया। आप खुद इसके लिए श्योर हो सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मिल गया। इसके बाद में आप देखें जो दूसरा क्वेश्चन है वो बताया गया है, इसको छोड़े सेकंड क्वेश्चन, इसको देख में आप राज्य संबंधी दृष्टिकोण के आधार पर परंपरागत एवं आधुनिक उदारवाद में अंतर। परंपरागत एवं आधुनिक उदारवाद में अंतर, इसी में देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं कि उदारवाद के मुख्य रूप। मुख्य रूप मीन्स भाई उदारवाद कितने प्रकार का होता है, उदारवाद क्या है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया परंपरागत और आधुनिक उदारवाद। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने मुख्य 2 रूप बताए हैं। 2 रूप यही होते हैं, परंपरागत और आधुनिक उदारवाद। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसके बाद में देखते हैं हम पूंजीपति व मजदूर वर्ग के पारस्परिक संबंधों के आधार पर समाजवाद और मार्क्सवाद में अंतर। मैंने क्वेश्चन डाला था इसमें मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और आलोचनात्मक समीक्षा। इसके साथ ही मैंने क्वेश्चन डाला इसमें एक ही, समाजवाद क्या है, इसके प्रमुख तत्वों को उल्लेख कीजिए। ये दोनों क्वेश्चंस कमांड में से डाल के ये वाला क्वेश्चन पुटअप किया गया। मैंने कहा था पहले भी मॉडल ये क्वेश्चन पेपर डालने से पहले कहा था कि हूबहू नहीं मिलकर क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात कर लें ये जो क्वेश्चन है उसमें बता रखा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इससे मैंने एक क्वेश्चन डाला था, ऐसे टाइप क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें डाला मूल, मौलिक और मूलभूत अधिकार क्या है, प्रत्येक का उल्लेख करें। प्रत्येक का उल्लेख करते हैं तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि कितने मौलिक अधिकार, कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कितने मौलिक अधिकार है और इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार जो है हटा दिया गया था। तो इसमें ये बात, इसमें इस क्वेश्चन पेपर में ये बात क्लियर हो रही है कि मूलभूत अधिकार क्या है। तो मूलभूत अधिकार क्या है, वो 6 हैं और इससे पहले कितने थे, 7। तो ये बात हम इनडायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि कौन से अधिकारों में बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मिल गया। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का निषेध किया गया। वही बात है, ये जो मूल अधिकार वाला क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे द्वारा बताया गया, उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो मूल अधिकार जितने हैं उनमें जो फर्स्ट मूल अधिकार है समानता का अधिकार, उसमें अस्पृश्यता जो आर्टिकल नंबर 17 में स्पष्ट लिखा गया है। तो आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस पुटअप नहीं हुए।
आगे बात कर लेते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किन दशाओं में पद से हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लें हम तो देखें, इधर निकलते हैं, इसमें आ जाए। इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है एक, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं? तो हम समझ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जहां बात करें तो हमें ये क्षेत्राधिकार लिखने से पहले हमें उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किस कंसेप्ट क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन मिल गया। ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक है, ये हम नॉर्मली सभी जानते हैं कि कौन सा क्या है, इसमें भारत की कितनी भूमिका रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है, डियर स्टूडेंट्स, डाला है मैंने इसमें, देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनात्मक ढांचे पर लेख लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनात्मक ढांचे पर लेख लिखें। इसमें वो सारी चीजें शामिल हो जाती हैं जो इसमें होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसकी बात है, तो ये किसका अंग है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का है। तो आप इसमें अगर आपने ये क्वेश्चन लर्न किया होता तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे। ये शॉर्ट टर्म क्वेश्चन कानूनी, इसको छोड़ते हैं आप। शक्ति एवं प्रभाव, शक्ति एवं प्रभाव की बात कर लें तो इसमें मैंने फर्स्ट रूप पहला ही सेकंड नंबर का क्वेश्चन डाला है। इसमें देखिए आप, शक्ति एवं प्रभाव में दो अंतर बताएं। तो इसमें मैंने लिखा है, देखो, शक्ति के रूप और शक्ति की संरचना। शक्ति के रूप और शक्ति की संरचना आप देख सकते हैं भाई, शक्ति के रूप क्या है और शक्ति की संरचना क्या है। तो इसमें दोनों चीजें आएंगी, शक्ति और प्रभाव। तो ये भी इसमें आराम से मिल गया है। इसके बाद में हमने देखा, समाजवाद जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है और मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य के समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखो इधर लिखा हुआ है, समाजवाद क्या है और इसके प्रमुख तत्व। समाजवाद क्या है और उसके प्रमुख, समाजवाद जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है। तो ये समाजवाद, ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये दूसरा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये हुबहू वैसे के वैसे आया है। मार्क्स अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का वर्तमान में कितना प्रासंगिक है, ये कमेंट्स के माध्यम से दिया है और ये सीधा इसने पूछा है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर ले हम। क्वेश्चन नंबर 15 जो दे रखा है उसमें राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के समर्थक के रूप में आप इनके दो महत्व बताइए। मतलब ऐसे क्या क्या वो गुण है या महत्व है जो नीति निर्देश में होनी चाहिए। अब मैंने इसमें क्वेश्चन डाला है, देखा हो तो आपने ध्यान से दिया हो। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें मैंने लिखा है, नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना करें। नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना करें। इसके बाद में फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारे इसमें से नीति निर्देशक तत्वों का, है ना, हो गया। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन से पुट अप नहीं हुआ। इसके बाद में करते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के मौलिक अधिकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके पक्ष में दो तरफ दीजिए। मैंने क्वेश्चन डाला है, संविधान संविधान संविधान, ये देखते ये कहाँ गया, अभी मिल जाएगा यार। अपराधिकरण पंचशील संयुक्त राष्ट्र संघ, ये जो ये वाला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन। इसमें जो लास्ट वाला है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में, है ना। तो हमें जब हम ये वाला क्वेश्चन लर्न करेंगे तो 6 के 6 मौलिक अधिकार लर्न करेंगे और 7 वाला जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम अब खुद सोच सकते हैं कि इसके पक्ष में हमें किस प्रकार के तर्क देने हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये मिल गया। अब है सांप्रदायिक के दो परिणामों को संक्षेप में लिखे। सांप्रदायिकता के दो परिणामों को संक्षेप में लिखे तो मैं बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन पुटअप जो किया गया है वो इस प्रकार से, ये रहा सांप्रदायिक कारण और सुझाव। सांप्रदायिक कारण और सुझाव दीजिए। तो इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात ही नहीं कि सांप्रदायिक कारण है और उसके सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है कि उन्हीं में से परिणाम निकलते हैं। तो ये भी मिल गया। ये वाला क्वेश्चन करंट टाइप का है तो इसका सॉल्यूशन हम खुद भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में आया है, स्वतंत्रता एवं समानता में पारस्परिक संबंधों की विवेचना करें। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन डाला है वो ये डाला है, ये वाला क्वेश्चन डाला है मैंने, स्वतंत्रता का अर्थ, विचारधारा और प्रकार। इसमें ये एक ही पॉइंट मिला है, मैथ्स ने कहा दोनों पॉइंट मिले, लेकिन ये जो स्वतंत्रता है अगर इसको हम साथ में लर्न करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि हम इस समानता को भी आराम से कर सकते हैं।
ये खत्म। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो पूछ रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण के निम्न साधनों का वर्णन करें। मैंने क्वेश्चन पूरा ही डाल दिया इसमें राजनीतिक समाजीकरण के बारे में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो देखा है राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इसके साधन लिखें। अब इसमें साधन पूरे याद है तो इसमें 2 ही पूछे गए, ये हो गया, ठीक है ना, इसमें ये क्वेश्चन मिल गया। इसके बाद में हम डियर बात करें गांधीवाद के समर्थक के रूप में आप सरकारी नीतियों के विरोध में गांधीवाद के समर्थक में आप सरकारी नीतियों के विरोध में किन साधनों को अपनाना पसंद करेंगे। इसका मैंने अलग क्वेश्चन दिया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें स्पष्ट लिखा गांधीवाद के प्रमुख स्रोत तथा ऐसे योग और उसके स्वरूपों को समझाइए। तो एक स्रोत तो मैंने ये दे दिया, ये प्रमुख स्रोत जो है जिसमें इसमें जो नीतियां विरोध करने के हिजरत हड़ताल, भूख हड़ताल है ना, सेवन अवज्ञा, वो सारे इसमें आ गए। अगर आपने ये क्वेश्चन लर्न किया है क्वेश्चन नंबर 12 है तो इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं, 4 नंबर ऐसे फ्री में आराम से बन जाएंगे। इसके बाद में देखें आपके मतानुसार भारतीय संविधान एकात्मक संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है, कैसे सिद्ध करें। इस क्वेश्चन को चेंज कर लें, इसको हम कहेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताएं क्योंकि जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है वो दोनों को कमांड रूप है। और ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है कि संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों की समालोचना करें। संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों की क्या करें, समालोचना करें। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है, क्वेश्चन भी मिल गया। इसके बाद में हम बात कर लें 4 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संसद मंत्रिपरिषद में किन तरीकों से नियंत्रण रखती है। भारतीय संसद मंत्रिपरिषद में किन तरीकों से नियंत्रण रखती है। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं आप। भारतीय संसद विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद में से एक है। इसके गठन और शक्तियां, जहां शक्तियों की बात आती है तो इसमें ये वाला पॉइंट सामने आता है कि मंत्रिपरिषद पर संसद किस प्रकार नियंत्रण रखती है, कोई कंफ्यूज नहीं है। इसके बाद में हम बात कर लें 25 क्वेश्चन नंबर 25 के कि भारत एक जागरूक नागरिक के रूप में 73वें संविधान संशोधन किन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिनसे पंचायत राज को बहुत प्रभावी बना दिया हो। 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन डाला है इसमें, अगर आपने गौर किया हो तो देखें ये वाला क्वेश्चन, इधर आ जाए। 73वें संविधान संशोधन को विस्तार से समझाएं। 73वें संविधान संशोधन को विस्तार से समझाएं। अब मैंने ये पहले ही कह दिया था कि लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही होगा, ये मिल गया। इसके बाद में हम डियर बात कर लें आगे चल के भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को विविध रूपों में देखा जा सकता है। आपके मतानुसार कोई 4 रूपों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। तो डियर फ्रेंड्स इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है, अगर आपने गौर किया हो क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट करें। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट करें, और इसमें मैंने क्वेश्चन बना के डाला है और इसमें कमेंट्स बना के डाल दिया है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। इसके बाद में डियर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। इसके अनुसार बताइए आपके मतानुसार दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ भारत के लिए उपयोगी है। अपने मत के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान, मैंने एक अलग क्वेश्चन डाला है आसियान या सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख दें। तो भाई दोनों है, दोनों में से एक क्वेश्चन पुट हो रहा है आसियान के बारे में, तो ये वाला क्वेश्चन भी इसमें मिल रहा है। आप अब ये नहीं बोल सकते। इसके बाद में चलो बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें बताया गया कि भारतीय राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताए उसकी विशेषताओं की विवेचना करें। भारतीय संस्कृति का अर्थ बताते हुए उसकी विवेचना करें। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको जो क्वेश्चन बना है इसमें। देखें आप ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप कि राजनीतिक संस्कृति में निर्धारित तत्वों का उल्लेख करते हुए आमंड व पावेल की संस्कृति के बारे में विवेचना करें। आमंड और पावेल को छोड़ दें, इसमें निर्धारित तत्व देख लें आप। राजनीतिक संस्कृति में निर्धारित तत्व देख सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ आप एक कमेंट क्वेश्चन और भी देख सकते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं भारतीय संस्कृति धर्म की संकल्पना, है ना, ये भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन है। फिर है राजनीतिक सहभागिता का अर्थ बताते सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव की विवेचना कीजिए। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ बताते हैं उसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव की विवेचना कीजिए। डियर तो ये आप इधर आराम से देख सकते हैं, मैंने जो क्वेश्चन बनाया है ये राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण, जहां अभिकरणों की बात आती है तो इसके जो अभिकरण तत्व है, इसको बनाने वाले तत्व है, उनमें नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव दिए हुए हैं, अगर आपने पढ़ा है तो। इसके बाद में डियर हम चलते हैं वैश्वीकरण का अर्थ बताते हैं उसके राजनीतिक प्रभावों की विवेचना करें। वैश्वीकरण का अर्थ बताते हैं उसके राजनीतिक प्रभावों का विवेचना करें।
तो आप यहां से देख लें। इधर ये देखें, इधर देखें आप, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 देखें। निजीकरण में वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए वैश्वीकरण के सभी प्रभावों को स्पष्ट करें। निजीकरण में वैश्वीकरण को स्पष्ट परिभाषित करते हुए वैश्वीकरण के सभी प्रभावों को क्या करें, स्पष्ट करें। इसमें सिर्फ राजनीतिक प्रभावों की बात की गई है। वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन हो गया, कोई चेंजेस नहीं है, सेम क्वेश्चन मिला है। इसके बाद में करें ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारणों की विवेचना कर लें। ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 14। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, उचित कारणों का उल्लेख करें। इसको हम क्वेश्चन चेंज कर लें, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण बताएं। इसमें क्वेश्चन ऐसे डाला गया है, बात खत्म। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद गठन एवं कार्य की विवेचना करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद एवं गठन के कार्य की विवेचना करें। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे देख सकते हैं आप। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनात्मक ढांचे पर लेख लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनात्मक ढांचे पर लेख लिखते हैं, इसमें सारी चीजें आती हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, ये सारे आ जाते हैं। इसके बाद में ये वाला जो है भारत पाक की शिमला समझौता, इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है कि भारत और पाक के संबंधों की विवेचना करें। भारत और पाक के संबंधों की विवेचना करें, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिले। तो डियर फ्रेंड्स, इस पेपर में 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे इसमें डाले हुए क्वेश्चन से क्या आए हैं, बाहर आए। कौन कौन से, एक तो ये वाला जो ये है, कोई जल प्रदूषक एवं उनके प्रभावों की तालिका बनाकर दर्शाएं। 20 क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद में हम बात कर लें एक ये वाला जो करंट वाला है ना, और एक है ये हेनरी फ्यूल की सत्ता। तो डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने जो भी क्वेश्चन जैसे भी किया है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आगे जो भी एग्जाम है उनकी आप तैयारी क्या करें, सही तरीके से करें। साथ ही आप आगे भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे जान सकते हैं। मेरा चैनल एजुकेशनल चैनल है जो 6 से लेकर 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के नोट्स उपलब्ध करा सकता है। साथ ही ये कंपटीशन से जो भी होती हैं उनके बारे में भी आने वाले समय में वीडियो डालने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।